हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री का एमडीसी का, कौन सा पेपर होगा? हिस्ट्री का जो एमडीसी का पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा? हिस्ट्री का जो एमडीसी का पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जो पेपर होने वाला आपका हिस्टोरिकल मेथड एंड हिस्टोरिकल लॉजिकल हिस्ट्रोग्राफिकल, जो हिस्ट्री से संबंधित आपका जो पेपर होगा उससे संबंधित किसका? हिस्ट्री एमडीसी का पेपर होगा फिफ्थ सेमेस्टर का। उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारों का आपको रिवीजन कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन सब सब्जेक्ट की ना तो कहीं पर कोई सीरीज मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है? ना तो कहीं पर सीरीज मिल रही है, ना कहीं पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ इसी चैनल पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। आपसे कुछ ज्यादा तो मांग नहीं रहा हूं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? चैनल को मात्र सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। आप सभी बच्चों की भी मदद हो जाएगी और मेरे भी 30,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे हो जाएंगे। कोई भी आप मैं कंपटीशन के लिए पढ़ाना शुरू कर रहा हूं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका लिंक दे रखा है? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस पर क्लिक करके अगर आप ये पीडीएफ फ्री में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। आपको क्या करना, आपके सामने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का लिंक। जैसे डिस्क्रिप्शन में देगा टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहां पर क्लिक करना है। जैसे यहां पर क्लिक करोगे नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। कौन सा सेक्शन? फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। यहां पर क्लिक कर देना। यहां पर क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहां पर आपको क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है? क्लिक करके सर्च करना आपको एमडीसी। और जैसे एमडीसी सर्च करोगे तो एमडीसी फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, इस पर क्लिक कर देना। और इसके पेज नंबर 69 पे तुरंत नहीं देखने को मिलेगी, पेज नंबर आपको 69 पे पहुंचना होगा, तभी आप इस पीडीएफ को पढ़ पाओगे। इस पूरा हिस्ट्री का जो पूरा कंटेंट है उसको पढ़ पाओगे। पेज नंबर 69 पे आ जाना अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है, इतिहास की परिभाषा दीजिए और तथा एक अनुशासन के रूप में और इसके क्षेत्र और प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इतिहास के बारे में बताना, इतिहास क्या होता है, अनुशासन के रूप में इसके क्षेत्र और प्रकृति के बारे में आपको बताना। इतिहास की परिभाषा, इतिहास साधारण शब्दों में इतिहास का अर्थ होता है एक निश्चित रूप से हुआ था। मतलब इतिहास का अर्थ है ऐसे निश्चित रूप से हुआ था, मतलब ऐसी घटनाएं जो हो चुकी हैं या 100% हुई थी। समझ में आ गया? इतिहास वही तो है जो पुरानी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिनके बारे में वर्णन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? इतिहास के बारे में कहा जाता है। और इसका शाब्दिक अर्थ निकले, इतिहास शब्द का अर्थ निकले तो ऐसा है कोई घटना जो निश्चित रूप से हुई थी। प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में एक अनवतरण संवाद है। मतलब प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार ने क्या कहा? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में अनवरत संवाद है। मतलब प्राचीन समय में कोई घटना घटित हुई है ना, और आज के समय में, जैसे आपके सामने भाई क्या बताएं, आज के समय कोई महिलाएं हैं वो क्या करने जाती हैं? भाई आप में से काफी लड़कियां पढ़ने जाती हो, कभी कोई ज्योतिबाई फुले ने आपके सामने कोई प्रयास किया होगा प्रथम बार कोई भी लड़कियों के लिए स्कूल खोलकर, है ना? फिर आपके सामने क्या हुआ? धीरे धीरे महिलाओं ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर आपके सामने संविधान का निर्माण हुआ, उसके अंदर क्या हुआ? महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रयास किए गए, है ना, उनके लिए स्पेशल नियम बनाए गए। तो इतिहास में वो सारे काम किए गए हैं, इसीलिए आज आप पढ़ पा रही हो। अगर उस समय वो प्रयास नहीं किए होते तो आज आप शायद शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती। समझ में आ गया ना? तो यही है, इतिहास में हुई घटनाओं का और वर्तमान के बीच में जो संवाद देखने को मिलता है, जो बातचीत देखने को मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने इतिहास के नाम से जाना जाता है। और ये विचार किसके थे? E.H. कार के। किसके? E.H. कार के विचार थे। यह केवल राजाओं और युद्ध की कहानियां नहीं है, बल्कि मानव समाज का क्रमिक विकास का कालानुक्रमिक वर्णन है। मतलब ये राजाओं और युद्ध की कहानियां नहीं है, मतलब इसके अंदर अगर विस्तार से पढ़ते हो ना तो इतिहास के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि भाई कोई राजा हुआ करते थे, कोई लड़ाइयां हुआ करती थी, बस ऐसे लोगों के दिमाग में विचार आते हैं। लेकिन इतिहास का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है, राजाओं और युद्ध की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो मानव समाज है उसके द्वारा उसका कैसे विकास हुआ, वो कैसे समय के साथ आगे बढ़ा, उसकी पूरी की पूरी घटनाओं का क्रम है। चलिए इतिहास की प्रवृत्ति की बात करें। पहला पॉइंट है वैज्ञानिक प्रवृत्ति है।
इतिहासकार साक्ष्यों का परीक्षण मान वैज्ञानिक पद्धति से करता है। मतलब क्या होता है, इतिहास की प्रकृति कैसे वैज्ञानिक प्रकृति है। इतिहासकार जो साक्ष्यों का जो परीक्षण करते हैं, इतिहासकार क्या करते हैं, जितने भी जो साक्ष्य होते हैं उनका जो परीक्षण है वो वैज्ञानिक पद्धतियों से, विज्ञान के माध्यम से चीजों को समझते हैं। कौन? इतिहासकार। वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से कि पहले के समय कैसे घटनाएं हुआ करती थी। निरंतरता, इतिहास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि इतिहास भाई आज के समय भारत आज ये इतिहास है, कल दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। इतिहास लगातार चलता रहता है। इतिहास क्या होता है? लगातार चलने वाली घटनाएं हैं। वस्तुनिष्ठता, एक तटस्थ इतिहासकार पूर्वग्रहों से मुक्त होकर तथ्यों को प्रस्तुत करता है। मतलब ऐसे नहीं कि भाई इतिहासकार अगर कोई जाति धर्म कोई बात से कोई वर्ग विशेष से संबंध रखता है तो ऐसा नहीं कि वो दूसरों को दरकिनार कर देगा, दूसरों से कोई मतलब ही नहीं रखेगा, ना ना ना, ऐसा नहीं। वो कोई भी पूर्वग्रह पुराने विचारों को हटाकर अपने नए विचारों को प्रस्तुत करेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर यहाँ सोच ली कि भाई मनुष्य कोई भी एक घटना के बारे में अगर पहले सोच के रखो ना फिक्स, जैसे था दोस्त है उसके बारे में सोच ली कि वो तो खराब ही है ना। इंटरनेट पे कोई व्यक्ति के बारे में अगर आपने सोच लिया तो खराब ही है, तो आपके क्या उसके प्रति नेगेटिव विचार आएंगे हमेशा, है ना। आप कहीं भी क्या होगे उस व्यक्ति के प्रति सही होकर नहीं सोच सकते हो। व्यापकता, इसमें राजनीति के साथ साथ आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का भी समावेश देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, राजनीति के अलावा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जो विचारधारा होती है वो भी देखने को मिलती है। क्या होती है? आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जो अलग पहलू होते हैं उनको भी यहाँ पर जोड़कर देखा जा सकता है। विषय क्षेत्र, आधुनिक समय का इतिहास क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। आज के समय जो इतिहास है ना वो छोटा नहीं है। समझ में आ गया? इतिहास बहुत व्यापक हो गया, बहुत प्राचीन चीजें, क्यों नई नई तकनीक आती जा रही है, नई नई चीजों को लोग समझते जा रहे हैं। अब इसमें केवल ऊपर शासकों का इतिहास नहीं बल्कि नीचे आम जनता का इतिहास भी शामिल है। आज के समय इतिहास का अर्थ यही नहीं है आपके सामने कि हम से पहले तो राजा महाराजाओं की बात हुआ करती थी, वो कैसे युद्ध लड़ते थे, क्या करते थे, उन्हीं की बातें ज्यादा चलती थी। लेकिन आजकल आम जनता है उसकी भी बातों की कदर है, उनको भी समझा जाता है। समझ में आ गया? तो इतिहास आज के समय सिर्फ बड़े लोगों तक ही सीमित नहीं है, आम जनता का भी उसमें कहीं ना कहीं योगदान है। इसमें इनका क्षेत्र स्थानीय इतिहास से लेकर वैश्विक इतिहास तक फैला हुआ है। मतलब जो आम जनता का इतिहास है, किसका इतिहास है? आम जनता का इतिहास से लेकर आपके सामने वैश्विक इतिहास तक, मतलब जो आपके सामने पूरे विश्व का जो इतिहास है उसको भी कहीं ना कहीं जुड़ाव देखने को मिलता है। समझ में आ गया? क्या आपके सामने इसका क्षेत्र स्थानीय इतिहास से लेकर वैश्विक इतिहास, मतलब पूरी दुनिया में वो इतिहास है वो फैला हुआ है। इसमें कला विचार विज्ञान धर्म और पर्यावरण का इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के लोगों की कला से संबंधित विचार, किससे संबंधित? जो कला संस्कृति होती है उससे संबंधित लोग, विचार और धर्म, विचार व विज्ञान से संबंधित विचार, लोगों की कैसे विचारधारा है, धर्म और पर्यावरण का इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है। और किसका अध्ययन किया जाता है? कैसे धर्म है और जो पर्यावरण है उसका क्या इतिहास रहा है, उससे संबंधित क्या किया जाता है, अध्ययन भी किया जाता है। समझ में आ गए? तो हर चीजों का यहाँ पर अध्ययन देखने को मिलता है। निष्कर्ष, एक अनुशासन के रूप में इतिहास हमें अपनी जड़ों को समझने और भविष्य से सबक लेने की तार्किकता प्रदान करता है। अगर अपन विस्तार से समझे, क्या समझे, अगर अपन विस्तार से समझे तो इतिहास है ना वो हमें अपनी जड़ों को समझने और भविष्य की से सबक लेने की प्राचीन समय में क्या घटना हुई, समझ में आ गया? जैसे भाई आपके सामने जापान है, उस पर न्यूक्लियर बम डाला गया, क्या डाला गया? जापान के ऊपर परमाणु बम डाला गया। तो अब उससे हमें क्या सबक लेनी चाहिए कि उसके बाद में भविष्य में कोई भी देश ने क्या नहीं डाला, परमाणु बम नहीं डाला, क्योंकि उन्हें पता चल गया कितने गंभीर परिणाम होते हैं, है ना। तो प्राचीन इतिहास से समझकर हम क्या करते हैं, भविष्य की जो घटनाएं होती हैं उनसे आपके सामने उनको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। समझ में आ गया? ये था आपका इतिहास का जो प्रश्न यूनिट फर्स्ट का। चलिए, भारत के इतिहास का काल विभाजन, भारत का जो इतिहास है उसमें कैसे काल को विभाजित किया गया है? भारतीय इतिहास के प्राचीन मध्यकालीन व आधुनिक काल विभाजन की तर्क संगतता का विवेचना कीजिए। मतलब भारतीय जो इतिहास है उसमें प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास व आधुनिक जो इतिहास है उसको आपके अलग अलग भागों में अपन बांटते हैं भाई।
चलिए, इतिहास को समझने के लिए उसको विभिन्न कालखंडों में काल विभाजन करना जरूरी है। मतलब अगर हम इतिहास को समझना चाहते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कालखंडों में बांटना पड़ेगा। मतलब अलग अलग प्रकार के आपके सामने छोटे छोटे युग होते हैं, उनमें बांटना पड़ेगा। भारतीय इतिहास का प्रचलित विभाजन प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के रूप में देखते हैं। भाई अगर अपन इतिहास को पढ़ते हैं भारत का तो उसको 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कौन सा भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन 3 भागों में उसको बांटा जाता है। मुख्यतः जेम्स मिल द्वारा प्रतिपादित किया गया सामुदायिक विभाजन, मतलब अलग अलग समुदायों का जिसमें विभाजन किया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश काल, वैज्ञानिक व राष्ट्रवादी सुधार की बात की जाती है। क्या की जाती है, अगर हम जेम्स मिल ने क्या बताया, अगर हम इतिहास को समझे, अगर अपन बांटे उनको तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश और वैज्ञानिक भागों में अपन उसको बांट सकते हैं। चलिए, प्राचीन काल आरंभ से 8वीं शताब्दी तक, इस काल की तर्क संगतता सभ्यता, मतलब जो प्राचीन इतिहास की बात करें, राजस्थान, भाई भारत का प्राचीन इतिहास में क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं जिनका उदय हुआ था, जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य और गुप्त काल के गौरव से जुड़ी हुई चीजें, मतलब ये उस समय की घटनाओं के बारे में बात करता है जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, हमारी सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इतनी सशक्त, मजबूत और आपके सामने नगरीय प्रणाली से बनी हुई थी, जो आज के समय जो अपन नगर देखते हैं ना, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, उसमें जैसी फैसिलिटी है सिंधु घाटी सभ्यता में थी। अब ऐसे मत कह देना सर उस आज के समय तो एरोप्लेन चलाते हैं, हम उस समय थोड़ा चलाते थे, नहीं। नगर नियोजन, नगर को बनाने का, बसावट करने का तरीका था वो इतना विशिष्ट हुआ करता था। फिर अगला काल कौन सा आता है, वैदिक दर्शन, जिसमें आपके सामने हमारे जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, उस वेदों के समय आपके सामने हमारा समाज कैसे हुआ करता था, हमारी संस्कृति कैसी हुआ करती थी, उन वेदों में क्या लिखा गया है, उसके बारे में हम समझते हैं। वो प्राचीन भारत के वैदिक दर्शन का हिस्सा है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो छोटे छोटे राज्य हैं वो बड़े बड़े राज्यों में बदलने लगे। क्या होने लगा, जो छोटे छोटे राज्य हैं वो बड़े बड़े राज्यों में, जनपदों में बदलने लगे। और फिर क्या होता है, आपके सामने बड़े बड़े जनपदों का निर्माण होता है। उसमें मगध जो जनपद है वो सबसे बड़ा था, उसमें मौर्य और गुप्त जैसे जो साम्राज्य देखने को मिलते हैं, उससे संबंधित इतिहास के बारे में अपन पढ़ते हैं। यहां समाज और राजनीति का आधार पारंपरिक भारतीय मूल्य हैं। और प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में हमारी संस्कृति कैसे हुआ करती थी, लोग कैसे रहते थे, इनके बारे में अपन सारी की सारी चीजें जो भारतीय प्राचीन मूल्य हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए, अगले वाला टाइम पीरियड है मध्यकाल, 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। मध्यकाल की शुरुआत सामंतवाद के उदय और इस्लाम धर्म के आगमन से मानी जाती है। मतलब मिडेवल हिस्ट्री, मध्यकाल भारत में क्या क्या देखने को मिलता है, जब आपके सामने सामंतवाद का उदय, सामंतवाद का उदय क्या होता है, जब धीरे धीरे राजा है उन्होंने क्या है अपना जो अलग अलग रियासतें, छोटी छोटी रियासतें और राज्यों का निर्माण होना शुरू हो गया था। फिर भारत में कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं रही, क्या नहीं रही, कोई भी एक केंद्रीय शक्ति नहीं रही। और इसका फायदा किसको मिला, जो भारत के बाहरी आक्रमणकारी हुए, इस्लाम तुर्क हो गए, आपके सामने अफगानी हो गए, है ना, इनको मौका मिला और इन्होंने भारत पे आक्रमण करके क्या कर लिया, भारत पे राज करना शुरू कर लिया। यहां पर इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। इस समय क्या हुआ, भारत की खुद की, इंडो मतलब भारतीय, इस्लामिक मतलब इस्लाम धर्म से संबंधित जो संस्कृति है उसका धीरे धीरे क्या होने लग गया, विकास होने लग गया। क्या होने लग गया भाई, उसका धीरे धीरे विकास होने लग गया। उसके बाद में इस समय कालखंड में क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो हिंदू सभ्यता, हमारी परंपराएं हैं वो विखंडित होने लग गई। विखंडित कैसे, उसमें पाखंडवाद का जोर होने लगा, लोग तीर्थ को, यज्ञ को, धर्म को ज्यादा जोर देने लग गए। तो उसको दूर करने के लिए, जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था, उसको दूर करने के लिए एक भक्ति और सूफी आंदोलन की भी शुरुआत होती है। कौन से आंदोलन की, भक्ति और सूफी आंदोलन की भी शुरुआत होती है। और मुगल शासन की विशिष्ट प्रशासनिक प्रवृत्तियां शामिल है। और उसमें क्या है, मुगल शासन है उसके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो प्रशासनिक जो विशिष्टताएं थी वो भी शामिल है। इसे अक्सर 712 ईस्वी में सिंधु विजय से लेकर 1206 तक सल्तनत की स्थापना को शुरुआत मानी जाती है। क्या माना जाता है, 1712वीं ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की विजय, किसकी विजय, सिंधु घाटी सभ्यता की विजय से लेकर 1206 की
जो सल्तनत की स्थापना है, किसकी स्थापना है, जो सल्तनत की स्थापना है उसकी शुरुआत तक इसको माना जाता है। चलिए, आधुनिक काल 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक। इस काल का आधार औद्योगिकरण और पश्चिमी शिक्षा। धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में जो मुगल साम्राज्य, इस्लाम साम्राज्य का, इस्लाम के अंदर जो मुगल साम्राज्य जो सबसे बड़ा साम्राज्य रहा, सबसे ज्यादा दिन जिन्होंने राज किया, उन लोगों के राज धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया और पश्चिमी यूरोप के अंदर धीरे धीरे क्या, औद्योगिक क्रांति की भी शुरुआत हो गई थी। तो लोगों ने क्या किया, वहां के लोगों ने धीरे धीरे, वहां पर उद्योग तो थे, मशीनें तो थी, लेकिन उनके पास कच्चा माल नहीं था, तो उसके लिए उनकी खोज में वो अलग अलग यूरोपीय लोग हैं वो जाने लगे अलग अलग देशों में। तो इसी को लेकर एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और वो कंपनी क्या करती है, आपके सामने धीरे धीरे अपने पैर पसारना शुरू कर देती है और धीरे धीरे क्या होती है, उसने भारत पर राज करना शुरू कर दिया है। और जिसमें मुगलों के पतन से लेकर भारत की आजादी तक, जिसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा इतिहास देखने को मिलता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वही क्या होता है, आधुनिक काल का इतिहास। समझ में आ गया। पश्चिमी शिक्षा, जहां पर जो यूरोपियन लोगों ने अपनी वैज्ञानिक जो शिक्षा का बढ़ावा दिया, राष्ट्रवाद का उदय, ये वो समय हुआ करता था जब लोग अपने देश प्रेम से ज्यादा प्रेम करने लगे और उपनिषद काल का शासन के विरुद्ध संघर्ष, मतलब जो अंग्रेजों के विरुद्ध आपके सामने जो संघर्ष का कालखंड देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत सामान्यतः 1757 की, कौन सी क्रांति, 1757 की जो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है और आपके सामने जब तक भारत आजाद नहीं हुआ 1947 तक देखने को मिलती है। निष्कर्ष, यह विभाजन केवल शासकों को बदलने पर आधारित नहीं है। मतलब अगर अपन देखें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसका अर्थ यही नहीं है कि सिर्फ आपके सामने इसमें शासक बदले हैं, बल्कि सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं और वैचारिक परिवर्तन भी दिखाता है। चलिए भाई, यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर इतिहास लेखन की दृष्टि से पढ़ेंगे। पहला है इतिहास लेखन। स्टीरियोग्राफी की परिभाषा व महत्व को स्पष्ट कीजिए। किसके बारे में, इतिहास लेखन होता है, उसकी परिभाषा व महत्व के बारे में बताइए। इतिहास लेखन की परिभाषा, इतिहास लेखन का अर्थ होता है इतिहास का अध्ययन, मतलब इतिहास के इतिहास मतलब कोई भी घटना हो चुकी है, जैसे प्लासी का युद्ध है, कौन सा युद्ध है, जैसे प्लासी का युद्ध है, 1857 की क्रांति है, उसके ऊपर अपन और ज्यादा अध्ययन करके कोई नई चीज बनाकर लाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, इतिहास लेखन के नाम से जाना जाता है। मतलब इतिहास की घटना का और ज्यादा अध्ययन करना, उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने इतिहास लेखन के बारे में जाना जाता है। समझ में आ गया। या फिर आपके सामने कोई पुराने लेखक ने कोई लिख रखा है पहले 1857 की क्रांति, उसके ऊपर अपन और गहराई से अध्ययन करते हैं, उसी को भी इतिहास लेखन के अंतर्गत ही जाना जाता है। यह केवल घटनाओं का ही विवरण नहीं है, बल्कि इस बात का भी अध्ययन है कि अलग अलग समय में इतिहासकारों ने उन घटनाओं की व्याख्या किस प्रकार से की थी। मतलब अलग अलग समय में इतिहासकारों ने उन घटनाओं की व्याख्या किस प्रकार से की, मतलब अलग अलग प्रकार के इतिहासकारों ने उस समय की जो घटनाएं होती हैं उनको किस प्रकार से व्याख्या की, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सरल शब्दों में इतिहास लेखन इतिहास लिखने की पद्धति व शैली का दृष्टिकोण का विज्ञान है। मतलब अगर अपन इजी वे में समझें, अगर अपन साधारण शब्दों में समझें, तो इतिहास लेखन का अर्थ यही होता है कि इतिहास लिखने की पद्धति, कोई भी इतिहास को किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके लिखने की पद्धति, शैली और दृष्टिकोण। क्या, इतिहास को लिखने की पद्धति और उसको शैली और दृष्टिकोण, किस प्रकार से इतिहास को लिखा जाता है, उसकी शैली कैसी रहती है, उसका दृष्टिकोण कैसा रहता है, उसका विज्ञान कैसे रहता है, उसी को इतिहास लेखन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इतिहास लेखन के नाम से जाना जाता है। इतिहास लेखन का महत्व क्या होता है, दृष्टिकोण की स्पष्टता, यह हमें यह बताता है कि एक घटना जैसे 1857 का विद्रोह को एक अंग्रेज इतिहासकार गदर क्यों कहता है और एक भारतीय उसे स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहता है। मतलब अगर आप इतिहास में घटित हुई घटनाओं को, इतिहास में घटित लिखे गए अन्य लेखकों कि भाई कोई लेखक ने उस घटना के बारे में क्यों लिखा है, अगर आप जब उसके बारे में पढ़ते हो, समझते हो, तब आपका दिमाग का विकास होता है कि कोई अगर मान लो कोई एक घटना का यहाँ पर उदाहरण दे रखा 1857 की क्रांति में, अगर एक अंग्रेज इतिहासकार ने इस घटना के बारे में लिखा तो वो क्या कहता है, लिखेगा गद्दार, गद्दार लिख रखा है, गद्दार नहीं गद्दार, है ना। मतलब कि भाई यहाँ पर जो सिपाहियों का क्या था, आपके सामने विद्रोह था,
क्यों? क्योंकि घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर नहीं, छोटा दिखाया जा रहा है। अगर वो इस घटना को अगर ऐसे दिखा देंगे कि तो बहुत बड़ा भारतीय लोगों का बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम थे, उन्होंने बहुत कुछ किया, तो क्या हो जाएगा, उस समय का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी इज्जत गिर जाती। समझ में आ गया? उस ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी विफलता का पता चल जाता अगर कोई अंग्रेज इतिहासकार इस प्रकार की वाक्य को लिख देता तो। समझ में आ गया? तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने बहुत छोटा करके दिखाया कि तो सिपाही है, उन्होंने विद्रोह किया, तो कोई बड़ा स्वतंत्रता संग्राम जैसी चीज नहीं थी। समझ में आ गया? और कोई भारतीय इतिहासकार ने इसको कैसे बताया है? स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बताया है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय लोगों में जन चेतना भरना चाहते हैं। एक क्रांतिकारी व्यक्ति तो यही कहेगा कि हमारा एक सफल विद्रोह था, इसके माध्यम से लोगों को जन जागृति मिले, लोग और ज्यादा उत्साहित हों। तथ्यों का मूल्यांकन करना, नई खोजों के आधार पर पुराने इतिहास की व्याख्या करना। जो आज के समय जो अलग नई नई खोजें होती हैं, क्योंकि इतिहास ऐसा है कि एक समय में तो इतिहास पूरा नहीं देखा जा सकता, है ना, तो समय समय पर पुराने समय की जो पुरातात्विक खोज के माध्यम से या अन्य खोजों के माध्यम से क्या होता है, आपके सामने इतिहास है उसको आपके सामने क्या किया जाता है, उसको समझने में मदद मिलती है, इतिहास की व्याख्या को सुधारने में मदद मिलती है। पूर्वाग्रहों की पहचान, यह इतिहासकारों के व्यक्तिगत, राजनीतिक और धार्मिक पक्षपात को उजागर करने पर मदद करता है। यह क्या करता है, ये जो अलग अलग प्रकार के जो इतिहासकार होते हैं उनका व्यक्तिगत, पर्सनल, राजनीतिक और धार्मिक पक्षपात को उजागर करता है। क्या करता है, कोई भी जो इतिहासकार होते हैं क्या वो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को तो नहीं रख रहा है। व्यक्तिगत विचारधारा क्या होते हैं, काफी बार लोग क्या होते हैं, कोई धर्म को मानते हैं, है ना, कोई जाति, कोई वर्ग, कोई आपके सामने कोई विचारधारा को मानते हैं, तो वो क्या होते हैं, उससे थोड़ा बंधे हुए रहते हैं, तो उसके ऊपर वो बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं। समझ में आ गया? तो हमें इस चीज से पता चलता है कि कोई इतिहासकार ने अगर कोई घटना लिखी है तो उसपे क्या वो व्यक्तिगत उसके विचार थे, क्या उसमें राजनीति ज्यादा थी, या धार्मिक पक्षपात तो कहीं ना कहीं उसने नहीं लिख रखा है। समझ में आ गया? तो पूर्वाग्रहों के बारे में भी पता चलता है कि उसने किस प्रकार के अपने इतिहास के बारे में लिखने का काम किया है। पूर्वाग्रहों की पहचान, यह इतिहासकारों के व्यक्तिगत, राजनीतिक व धार्मिक पक्षपात को उजागर करने में मदद करता है। क्या करता है, जो इतिहासकार होते हैं उनकी व्यक्तिगत सोच कैसी थी, उनकी राजनीतिक विचार कैसे थे, और उनकी धार्मिक रूप से आपके सामने वो कैसे पक्षपात किया करते थे, इसके बारे में आपको समझ मिलती है। क्या समझ मिलती है? जो इतिहासकार है उनकी कहीं ना कहीं उसमें व्यक्तिगत विचारधारा तो नहीं आ रही है, राजनीतिक धार्मिक पक्षपात तो नहीं देखने को मिल रहा है। अनुसंधान की दिशा, यह भावी शोधकर्ताओं को बताता है कि किस विषय पर किस दृष्टिकोण से काम हो चुका है। मतलब रिसर्च करने पर भी मदद होती है। किस चीज में? रिसर्च करने में भी काफी मदद होती है। क्यों? जो नए शोधकर्ता, नए रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी ये पता चलता है कि हमें कैसे इतिहास के बारे में पढ़ना होता है, कैसे उसके बारे में लिखना होता है। समझ में आ गया? निष्कर्ष, इतिहास लेखन हमें समझना सिखाता है कि इतिहास स्थिर नहीं है, बल्कि इतिहासकार के चश्मे नए साक्ष्यों के साथ बदलते रहते हैं। इतिहास लेखन हमें क्या समझाता है कि इतिहास स्टैटिक नहीं है। इतिहास क्या नहीं है? स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं है। इतिहासकार स्थिर नहीं है, बल्कि इतिहासकार नए चश्मे व नए साक्ष्यों के साथ बदलता रहता है। नए व्यक्ति, नया समाज, नए लोग जुड़ते रहते हैं, और इतिहास है उनके साथ अपने नए वक्त के साथ बदलता रहता है। समझ में आ गई? नई घटनाओं के साथ इतिहास है वो नया रूप लेकर आपके सामने हर समय प्रस्तुत हो जाता है। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें, भारतीय इतिहास लेखन और इतिहासकार। भारतीय इतिहास लेखन और इतिहासकारों की बात करें, पहला प्रश्न है, A.S. ओल्टेकर के राष्ट्रवादी इतिहास दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। क्या करना आपको? A.S. ओल्टेकर के राष्ट्रवादी इतिहास दृष्टिकोण के बारे में अगर अपन पढ़े तो डॉक्टर A.S. ओल्टेकर 20वीं सदी के प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकार हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? डॉक्टर A.S. ओल्टेकर है, वो आपके सामने जो 20वीं सदी है ना, उसके सबसे प्रमुख इतिहासकारों में से एक हुआ करते थे। उस समय के जितने भी जो इतिहासकार हुए, उन सभी इतिहासकारों में से एक हुआ करते थे। उनका दृष्टिकोण उपनिवेशिक ब्रिटिश इतिहासकारों के उस दावे का करारा जवाब था जो भारत के अतीत अंधकार में और पिछड़ा था। मतलब डॉक्टर A.S. ओल्टेकर है, वो आपके सामने क्या है? 20वीं प्रमुख, मतलब एक राष्ट्र, बहुत अच्छे इतिहासकार के रूप में उनको जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? उनको एक बहुत अच्छे इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजी जो शासक था, अंग्रेजी शासक इतिहासकार जो अंग्रेजों की बड़ाई करा करते थे,
अंग्रेजों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखा करते थे, उनके ऊपर उन्होंने क्या किया है, करारा जवाब दिया है। उनके साहित्य को उन्होंने क्या कहा है, गलत साबित करने का काम किया है। भारत का अतीत अंधकार में और पिछड़ा हुआ था। जो आपके सामने कहा करते थे ना कि आपके सामने भारत का कोई भविष्य नहीं है, भारत का कोई इतिहास नहीं है, इस प्रकार की बात करने वाले अंग्रेजी इतिहासकारों को उनका कड़ा जवाब उनके द्वारा दिया गया। आल्टेकर का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और मुख्य विशेषताएं। सांस्कृतिक गौरव की पुनः स्थापना करना। उन्होंने प्राचीन भारतीय शिक्षा, राजनीति और परिवार संस्था पर शोध करके यह सिद्ध किया कि भारत एक उच्च कोटि की लोकतांत्रिक व शैक्षणिक संस्थाएं जैसे नालंदा व तक्षशिला मौजूद थी। मतलब उन्होंने क्या किया, भारतीय प्राचीन शिक्षा, किस चीज पर जोर दी, जो भारतीय जो प्राचीन शिक्षा हुआ करती थी, जहां राजनीति और परिवार संस्थाओं पर शोध करके सिद्ध किया। मतलब जो प्राचीन समय में भारतीय जो शिक्षा हुआ करती थी, राजनीति और परिवार की जो संस्थाएं होती है, उस पर उन्होंने शोध करके सिद्ध किया कि भारत में उच्च कोटि की लोकतांत्रिक और शैक्षणिक व्यवस्थाएं जैसे नालंदा व तक्षशिला मौजूद थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज के समय जो ये अंग्रेज ये कह रहे हैं कि हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य शिक्षा है, वैज्ञानिक शिक्षा है, वो सबसे बड़ी शिक्षा है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे आपको क्या पता, हमारे यहाँ पर बहुत प्राचीन समय पर ही क्या हुआ करती थी, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। और हमारे यहाँ पर नालंदा व तक्षशिला जैसी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हुआ करती थी, जहां पर विदेशों से बच्चे पढ़ने आया करते थे। आपके तो यहाँ पर अब आने लगे, हमारे बहुत प्राचीन समय पर इस प्रकार की विश्वविद्यालय हुआ करती थी जहां पर आपको पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं मिलता था। समझ में आ गया? तो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हुआ करती थी। भारत में लोकतांत्रिक परंपराएं, जो आज आप लोकतांत्रिक परंपराओं की बात कर रहे हो, वो लोकतांत्रिक परंपराएं भारत में बहुत प्राचीन समय से अनेकों अनेक राज्य व रियासतों में देखने को मिलती थी। प्राचीन भारतीय राजनीति। उन्होंने अपनी पुस्तक स्टेट एंड गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया में स्पष्ट किया कि प्राचीन भारत में राजतंत्र निरंकुश नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी किताब लिखी ओल्टेकर ने, और उन्होंने लिखा स्टेट एंड गवर्नेंस इन इंडियन एंशिएंट इंडिया। उन्होंने क्या लिखा, स्टेट एंड गवर्नेंस, उनकी किताब थी स्टेट एंड गवर्नेंस इन इंडियन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में किस प्रकार के राज्य हुआ करते थे, उस पर उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राचीन भारत के अंदर जितने भी जो राज्य थे ना, वहां पर लोकतंत्र देखने को मिलता था। क्या देखने को मिलता था? लोगों का तंत्र या लोकतंत्र देखने को मिलता था। लोग वहां पर राज किया करते थे, बल्कि उन पर धर्म और सभा का निरंकुश नहीं हुआ करता था। ऐसे नहीं हुआ करता था कि आपके सामने उनको कोई लोग चला रहे, नहीं। समझ में आ गया? ना ही कोई मतलब जो आपके सामने क्या है, जो गलत स्लिप ऑफ टंग हो गया भाई मैं, उन पर क्या हुआ करता था, जो जितने भी जो राज्य हुआ करते थे प्राचीन भारत में, उन पर कुछ धार्मिक लोगों का और कुछ सभाओं का, सभाएं कहां पर, ग्रामीण लोग हैं, वो मिलकर तय करते थे आपके सामने राजा को कौन से कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। उनके भी प्रभाव देखने को मिलते हैं, और ये इस बात के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं जब प्राचीन भारत में आप वैदिक सभ्यता को पढ़ते हो, और खास करके जब आप पढ़ते हो ऋग्वैदिक काल में, तो उसमें देखते हो चाहे महिला हो गए चाहे पुरुष हो गए, सब आपके सामने सभाओं में भाग लिया करते थे और तय किया करते थे कि हमें आने वाले समय में क्या क्या योजनाओं पर काम करना है। तो सबकी भागीदारी देखने को मिलती थी। हमारे यहाँ पर भारत में राजतंत्र निरंकुश नहीं हुआ करता था, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराएं हमारे यहाँ पर बहुत प्राचीन समय पर से ही देखने को मिलती हैं। किसने बताया? डॉक्टर एएस ओल्टेकर ने यह बात कही थी। महिलाओं की स्थिति उन्होंने सिद्ध किया, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, मतलब उन्होंने क्या कहा, ये इसका अर्थ ये होता है, ये किताब का नाम है, आपको ऐसा हुबहू लिख के आना है, लेकिन उन्होंने लिखा कि भारतीय सभ्यताओं में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पर इन्होंने किताब लिखी। ये भारतीय इतिहास में महिलाओं के बदलते स्तर का गहन अध्ययन किया। इसके ऊपर इसमें उन्होंने क्या किया, जो महिलाएं हैं उनका समय के साथ उनके जो समाज में कैसे बदलाव आया, उस पर उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने दिखाया वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत उच्च थी। ये वो पहले इतिहासकार थे जिन्होंने ये बताया कि महिलाओं की स्थिति कैसे हुआ करती थी वैदिक काल के अंदर, और वो स्थिति बहुत ही उच्च कोटि की और बेहतरीन स्थितियां थी। उस समय जब महिलाएं हैं वो पुरुषों के बराबर सभाओं में, है ना, उनको बैठने का अधिकार था, अपने कार्य करने का अधिकार था, हर क्षेत्र में आपके सामने वो आगे थी। साम्राज्यवाद का विरोध।
उन्होंने भारतीय इतिहास में भारतीय चश्मे से देखने पर बल दिया। पहले के समय जितने भी इतिहासकार हुआ करते थे सब अंग्रेजी इतिहासकार हुआ करते थे, जो क्या करते थे, अपने हिसाब से इतिहास को लिखते थे, जिन्होंने हमेशा क्या किया, इतिहास को लिखने के लिए अपने चश्मे का उपयोग किया। यूरोपीय दृष्टिकोण को उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बताया। अंग्रेजों की खूब बढ़ाई करना, भारतीय लोगों को नीचे दिखाना, यही काम उनके द्वारा किया गया। लेकिन डॉक्टर एएस ओल्टेकर वो पहले व्यक्तित्व थे इतिहासकारों के रूप में जिन्होंने जो भारतीय इतिहास है उसको भारतीय चश्मे से देखने पर बल दिया। निष्कर्ष की बात करें, ओल्टेकर एक राष्ट्रवादी लेखन भारतीयों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय अस्मिता को जगाने के लिए क्या ओल्टेकर ने क्या किया, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसमें लोगों में क्या करने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए और राष्ट्रीय अस्मिता, भारतीय लोग सभी लोग एकजुट मिलजुल कर रहे उसके पर जोर दिया। उनका एक अकादमिक प्रयास, एक बहुत ही विस्तृत प्रयास था जिन्होंने जिसमें इतिहास के साम्राज्यवादी विकृतियों से मुक्त करने पर जोर दिया। तो एएस ओल्टेकर ने राष्ट्रवादी इतिहास दृष्टिकोण के बारे में अपन ने पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।